चलिए फ्रेंड्स, आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि भाई बैलेंस शीट बनाइए। तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट बड़ा एक सिंपल सा, जिस प्रकार से आप एक लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं उसी प्रकार का एक फॉर्मेट बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें हेडिंग कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, वो भी आपको ये जरूरी है हेडिंग। अब कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग होती है, बैलेंस शीट हेडिंग वैसे नहीं होती है। वहां पे हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट। एज एट लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखा जाता है। क्यों ऐसे, उसके पीछे कारण है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कब का? पूरे साल का परफॉर्मेंस। इसीलिए हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो कि खत्म हो रहा है कब? इस तारीख को। फॉर द ईयर है। बैलेंस शीट किसी साल की नहीं बनती है, बैलेंस शीट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है कि आज हमारे पास ये एसेट्स हैं, आज हमारे पास ये लायबिलिटी है, आज हमारे पास ये कैपिटल है। ये एसेट्स, ये लायबिलिटी, ये कैपिटल कल कुछ और हो जाएंगे, परसों कुछ और होंगे, क्योंकि निरंतर कंटिन्यूसली आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज बदलते रहते हैं। मेरे पास आज 10,000 रुपए कैश है ना? कल मेरे पास शायद 12,000 रुपए कैश होगा, तो मेरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो इसीलिए बैलेंस शीट किसी पीरियड के लिए नहीं बनती है, बल्कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, इस तारीख को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 20 वॉट एवर, कुछ भी हो 2000 में यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे 19 है, क्वेश्चन में 20 होता तो 20 लिख देते। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हालांकि अभी बुक में ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन में न जाने क्यों 19 है, वैसे 20 है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बताता है कि इस तारीख पे हमारे ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज हैं। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हमेशा लायबिलिटीज आती हैं, राइट हैंड साइड में एसेट्स आते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान में यही इसी प्रकार से एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनीज के लिए बदल जाता है। ठीक है, अभी हमको इसी फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। ये लायबिलिटीज, ये आपका एसेट्स। ठीक है, तो हम आते हैं लायबिलिटीज में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार पढ़ लो आप, देखो क्या है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है आपने। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक तरफ एसेट, दूसरी तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। ये आपकी बैलेंस शीट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ये जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक तरफ एसेट्स है, दूसरी तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटी, और दोनों इक्वल है। तो बैलेंस शीट भी जब आप बनाएंगे तो दोनों तरफ आपका क्या आएगा? एसेट और लायबिलिटी। जब मैं लायबिलिटी बोल रहा हूं तो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैपिटल। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैपिटल। तो दोनों का टोटल जो है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गलत है। ठीक है, तो कैपिटल डेफिनेटली ये लायबिलिटी साइड आ जाएगा, 4 लाख रुपए। मगर जब कभी भी कैपिटल लिखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके प्रेजेंटेशन को साफ सुथरा बनाने के लिए आपको याद रखनी है कि कैपिटल जब कभी भी लिखेंगे तो कैपिटल का अमाउंट सीधे अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है। सीधे अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? सीधे नहीं लिखना है। सीधे का मतलब ये है कि कैपिटल में कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर रहता है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो वो प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। अगर ड्राइंग हुई होगी तो उस ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो इसीलिए वो जो वर्किंग करनी है, वो वर्किंग करने के लिए हमें जगह चाहिए। तो अमाउंट कॉलम में हम नहीं करते। अमाउंट कॉलम में फाइनल फिगर लिखा जाता है। मैं अभी करके आपको दिखाता हूं, देखो।
जैसे कैपिटल के बाद आपको ये ड्राइंग्स भी दिख गया, तो ये ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। ये डेटर एंड क्रेडिटर है, तो डेटर आपका एसेट में जाएगा, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैश आपका एसेट है, चाहे वो हैंड हो, इन हैंड हो, चाहे एट बैंक हो। प्लांट आपका एसेट है, फर्नीचर आपका एसेट है। अब आइए नेट प्रॉफिट पे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रॉफिट है वो किस में जाके जुड़ेगा, कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा। तो ये आपका कैपिटल में जुड़ जाएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व है, ये लायबिलिटी साइड आएगा। क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, सीधे हम आते हैं और कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैपिटल देखिएगा अच्छे से, कैपिटल कितना है, 4 लाख। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये लायबिलिटी साइड है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल। अमाउंट कॉलम में नहीं लिखना है, इधर लिखना है, कितना, 4 लाख, ठीक है। उसके बाद ये ड्राइंग्स आप देख रहे हैं 44,000, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेस ड्राइंग 44,000, ये मैंने ड्राइंग्स घटाई, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट में ऐड कर दे रहा हूँ। नेट प्रॉफिट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। नेट प्रॉफिट कितना है, 16,600, तो 16,600, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख माइनस 44,000 प्लस 16,600, तो ये हो जाता है 3,72,600, ठीक है। फिर आइए आप, ये हो गया, ठीक है। ये ड्राइंग्स भी हो गया, नेट प्रॉफिट भी हो गया। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर है 64 और क्रेडिटर है 42, तो क्रेडिटर मैं लिख देता हूँ 42,000 और डेटर्स हैं 64,000। कैश है 3,600, कैश है 3,600 और बैंक है 72,000, ये बैंक है 72,000 और प्लांट है 1 लाख, प्लांट है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर है 37,000, फर्नीचर 37,000 और नेट प्रॉफिट हो गया है। जनरल रिजर्व 10,000, रिजर्व लायबिलिटी साइड आता है, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना था, 10,000, ये लो 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 148, क्लोजिंग स्टॉक 148, बस हो गया। अब आपका दोनों साइड का जो टोटल है ना वो सेम आना चाहिए, और नहीं आता है तो गड़बड़ है। 372,600 प्लस 42,000 प्लस 10,000, तो ये आता है 424,600। इस तरफ भी देख लेते हैं, 64,000, 3,600, 72,000, 1 लाख प्लस 37,000 प्लस 148, तो ये इस तरफ भी आता है 424,600। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।